जय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की छठी क्लास लेके आए हैं और एक नया चैप्टर आज शुरू होगा, इकाई 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। इकाई 2 है ये, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हम आपको बताते हैं। इससे पहले नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? जो 1 से लेके अनंत तक होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही गिनते चले जाते हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब हमको पूर्ण संख्या की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पूर्ण संख्या के बिना, यानी कि पूर्ण संख्या कब हमको मिली? जब जीरो का आविष्कार हो गया तब हमको पूर्ण संख्या मिली। इससे पहले हमको पूर्ण संख्या नहीं मिली। इससे पहले प्राकृतिक संख्याएं थी जिनको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनते थे, लेकिन 10 पढ़ते तो थे लेकिन लिखते कैसे थे, ये जीरो के आविष्कार से पहले हम नहीं जानते थे। क्योंकि हम संख्या बोलते तो हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंट यानी कि सांकेतिक रूप में उन्हें कैसे लिखते हैं, उनको ऐसे लिखते हैं, लेकिन जीरो को, कुछ नहीं को हम कैसे लिखते हैं और वो हमको नहीं पता था। जब जीरो का आविष्कार हो गया तब हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे एक टोकरी है, जैसे एक बॉक्स, मतलब ये बॉक्स है, इसमें ये 3 संतरे हैं। ठीक है, एक बॉक्स और है, इसमें 2 संतरे हैं। एक बॉक्स और है, इसमें कोई संतरा नहीं है। ठीक है, अब इसमें कितने संतरे हैं? सब में संतरे ही हैं। इसमें कितने संतरे हैं? 3। इसमें कितने संतरे हैं? 2। इसमें कितने संतरे हैं? कोई नहीं है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? जब तक हमें जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हम इसमें कुछ नहीं है उसको सांकेतिक रूप में लिख ही नहीं पाते थे। जब जीरो का आविष्कार हो गया फिर हमने जाना इसमें कितने संतरे हैं? 0 संतरे हैं, कोई संतरा नहीं, यानी कि शून्य संतरा है। तब जीरो का जब आविष्कार हो गया तब हमने क्या किया? प्राकृतिक संख्याओं के आगे हमने 0 लगा दिया। अब जब प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दिया, अब ये हो गई पूर्ण संख्याएं। ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी होती? प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देते हैं और वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, इसे आप नोट कर लेना। इसके नीचे फिर अब इसके नीचे लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इस चीज को, परिभाषा को हम लिख लेंगे और याद रखेंगे। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर देंगे, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब अगला नोट में आप लिखेंगे, नोट में आप पॉइंट लिखेंगे। 0 यानी कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी उत्तरवर्ती संख्या में हम किसी भी संख्या, जो भी संख्या हम बताएंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, उसमें हम 1 जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्याओं की ही भांति सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि सब में 1 जोड़कर उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं की तरह सबसे
बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती। ठीक है, इसको जरा मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब क्रमागत संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। क्रमागत संख्या कौन सी होती हैं? क्रमागत संख्या कौन सी होती हैं? क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनमें अंतर केवल एक ही हो। वे संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अंतर एक हो, वो क्या कहलाती है? क्रमागत संख्या कहलाती है। अगर एक से अधिक अंतर होगा तो वो क्रमागत संख्या नहीं कहलाती है, हमने आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और किन्हीं तीन क्रमागत संख्या अगर हैं तो उनमें पहली और तीसरी संख्या का योग करके उनको आधा कर देंगे, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे? अगर हमको 4, 5, 6 ये क्रमागत संख्या है, हमको ये ज्ञात करना है, हमको मध्य वाली ज्ञात करनी है, मेरे को नहीं पता क्या है, तो हम क्या करेंगे? इन दो को योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 10, और इसका आधा कर देंगे, 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा? 5 प्राप्त हुआ, इसकी मध्य संख्या प्राप्त हो गई। ये इसका बेसिक नियम होता है। ठीक है, अब इसके कुछ हम गुणधर्म पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम नोट कर रहे हैं। अब देखो, पूर्ण संख्याओं पर संकरियां गुणधर्म, यानी कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संबरक नियम। संबरक नियम इन पूर्ण संख्याओं के जोड़ का संबरक नियम, यानी कि योग यानी कि जोड़ का संबरक नियम। ये क्या होता है? जैसे कोई दो संख्या है, जैसे 5 + 1, 0 + 2, 3 + 2। अब इनका जोड़ कितना होगा? 5 और 1 6, 2 और 0 2, 3 और 2 5। इससे में क्या पता चल रहा है? किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि 6 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम नोट में अब लिख लेंगे। अब नोट में लिखेंगे किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ पूर्ण संख्याओं का योग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या ही होगी। पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या ही होगी। यही योग का संबरक नियम है। यही योग का संबरक नियम है। अब होता है क्रम विनिमय नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे अगर हम कहें 5 को 3 से जोड़ो तो क्या प्राप्त होगा? 5 और 3 8। अगर हम कहें 3 को जोड़ो 5 से, तब क्या प्राप्त होगा? 8। इससे क्या दर्शा रहे हैं? चाहे 5 को 3 से जोड़ो, चाहे 3 से 5 को जोड़ो, इनकी जो क्रम है 5 और 3 जोड़ो। अब ये क्रम उलटने पर है, जैसे 3 से 5 जोड़ो तो योग बराबर ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। नोट में लिख लो, या ऐसे इसके नीचे लिख लो, पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का
पालन करती हैं। पूर्ण संख्याएं क्रमबद्ध नियम का पालन करती हैं। ठीक है, अब इसको वास्तव में जो नियम होता क्या है, जैसे अगर हम ए से बी को जोड़ें या बी से ए को जोड़ें तो ये योगफल क्या होगा, बराबर ही रहता है। यही क्रमबद्ध नियम है। ठीक है, इसको याद रखना है क्रमबद्ध नियम को सबको। ठीक है, अब अगला नियम है, इसके नीचे ही लिखेंगे, तीसरा है सहचार्य नियम। ठीक है, उससे पहले संख्या रेखा पर भी योग हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्रमबद्ध नियम में संख्या रेखा पर भी हम योग ज्ञात कर लेते हैं। देखो, संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में 5 में जोड़ रहे हैं 3 को। पहले तो 5, चलो संख्या रेखा पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी क्वेश्चन को लेंगे। पहले तो हम 5 को 3 से जोड़ेंगे, तो संख्या रेखा पर जोड़ो 5 को 3 से, पहले 5 चलो। ठीक है, ये 5 जोड़ दिए हमने। ठीक, 5 चल गए हम। अब 5 में हम 3 जोड़ रहे हैं, तो 1 2 3, ये 3 चले, ये 5 चले, ये 3 चले, तो इन सब का योग क्या हो गया, 8 हो गया। इन सब का योग कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इन सब का योग कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, एक दूसरी यही संख्या रेखा दूसरी तरह से लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम जोड़ रहे हैं 3 से 5 को। 3 से 5 को जोड़ो, तो पहले 3 तक चलेंगे, 1 2 और 3, 3 जोड़ दिए, 3 तक चल दिए। 3 से जोड़ो 5 को, 5 और 1 2 3 4 5, यहाँ तक चलेंगे, ये 5 चले हम। ठीक, अब 3 को 5 से जोड़ो, फिर क्या हुआ, यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, तुम्हें प्राप्त हो रहा है 8। संख्या रेखा पर भी देख लो, अगर हम 5 को चाहे हम 3 से जोड़ें तब भी 8 प्राप्त हो रहा है, चाहे हम 3 से 5 को जोड़ें तब भी 8 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है क्रमबद्ध नियम का पालन करती है। ये संख्या जो होती है क्रमबद्ध नियम का पालन करती है। ठीक है, संख्याएं क्रमबद्ध नियम का पालन करती हैं। अब अगला आता है योज्य तत्सम। योज्य तत्सम, ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। तीसरा है योज्य तत्सम। इसे नोट करना, योज्य तत्सम। योज्य तत्सम नियम क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो योज उससे शब्दों से पकड़ो, योज तत्सम। तत्सम का मतलब होता है जैसा है वैसा ही रहे। उनको जोड़ो, किसी संख्या में कोई दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ो और जो संख्या है वही संख्या रहे। तत्सम का मतलब है जो संख्या लिखी हुई है वही संख्या रहे। जैसे अगर मैं कहूँ 5, 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही रहे, क्या जोड़ेंगे हम, 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक, 9 है, 9 में क्या जोड़ें कि 9 ही रहे, 9 0 जोड़ दो, 9 ही रहेगा। क्या समझ में आया आपको, समझ में आया कि
योज्य तत्सम वह होता है, मतलब किसी भी संख्या का योज्य तत्सम क्या होता है, शून्य ही होता है। किसी भी संख्या का योज्य तत्सम क्या होता है, शून्य होता है। कि किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब योज्य तत्सम वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लिख भी लेंगे परिभाषा में, परिभाषा में लिख लेंगे। ये आप नोट कर लो, इसके नीचे परिभाषा लिखेंगे आप। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को या जीरो को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। इसी कारण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, योगफल वही रहता है ना। इसी कारण जीरो को पूर्ण संख्या में योग का, जीरो को पूर्ण संख्या में जीरो को पूर्ण संख्या में योग तत्सम कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लिख लेंगे और याद भी रखेंगे। हमने आपको बता दिया कैसे, कोई संख्या है अगर एक है तो इसमें क्या जोड़ना कि एक ही प्राप्त हो, जीरो जोड़ दो बस, जीरो ही योज्य तत्सम होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब बाकी के कौन सा अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। और हाँ, उससे पहले होमवर्क में देख लो जरा कुछ। होमवर्क में आप अभ्यास 2A पूरी कर सकते हैं। ठीक है, पूरी करेंगे अभ्यास 2A होमवर्क में। ठीक है।